नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रोंगेरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो जो विषय है ये मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रिय विषय है। इस विषय के बारे में आप बात कर दीजिए। मैं अगर लाइव सेशन कर लेता हूं तो उसमें भी मुझसे यही सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें भी यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर उच्च ग्रह क्यों उच्च का रिजल्ट नहीं दे रहा। मेरा तो मेष राशि का सूर्य है, सूर्य ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जन्म कुंडली में तो चार चार ग्रह उच्च हैं लेकिन रिजल्ट तो मुझे मिला ही नहीं। शनि उच्च है, बेस्ट पोजीशन के अंदर शनि उच्च है, लेकिन शनि उच्च का रिजल्ट नहीं मिला। उसका रीजन है कि शनि उच्च का रिजल्ट क्यों नहीं मिला, सूर्य उच्च का रिजल्ट क्यों नहीं मिला। गुरु केंद्र में होने के बावजूद, हंस योग बनाने के बावजूद शुभ रिजल्ट नहीं दे पाए। आपके जो पंच महापुरुष योग हैं वो सारे के पंच महापुरुष योग उच्च राशि में केंद्र में होने के कारण पंच महापुरुष योग बना, लेकिन वो पंच महापुरुष योग आपके किसी काम नहीं आया, वो उच्च ग्रह आपके किसी काम नहीं आया। ऐसा क्यों? आज हम उस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, और ये विषय के बाद आपके उच्च नीच के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरा सूर्य उच्च है, उसने मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिया। सबसे पहली चीज जो है वो है कि हम जो अंगीरा, मतलब मेरे पूर्वजों ने जो मुझे विद्या सिखाई है, अंगीरा कुंडली के द्वारा बोलूं तो उसमें हम कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लेकर चलते हैं, जो कि है नक्षत्र। कोई भी ग्रह किसी पर्टिकुलर नक्षत्र पे ही चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है सूर्य उच्च है मेष राशि में, लेकिन सूर्य उच्च मेष राशि में किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में ही होगा। समझते हैं। सूर्य देव जो है हमारे, वो मेष राशि में उच्च के होते हैं। अब जो मेष राशि है, मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, भरणी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, और कृतिका नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और चीज है जो कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं प्लैनेट्स के ऊपर, जो कि आम तौर पर लोग भूल चुके हैं। हमारे पास 2 राशि होती है, एक सम राशि होती है और एक विषम राशि होती है। सम राशि मीन्स इवन एंड विषम राशि मीन्स ऑड। इसका तात्पर्य यह है कि सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो राशि है, इन राशि का एक लाइफ स्पैन है। वो बहुत जरूरी है किसी प्लैनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कौन सा प्लैनेट कब उच्च का रिजल्ट दे रहा है, कब नीच का रिजल्ट दे रहा है, और किस प्लैनेट ने एक पर्टिकुलर डिग्री ही चूज की है उच्च होने के लिए। किस प्लैनेट ने एक पर्टिकुलर, जिसे हम बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में परमोंश, वो क्यों जरूरी है, वो इससे समझ आ जाएगा 2 मिनट में। अब हम बोलते हैं कि अगर विषम राशि है, मतलब मेष राशि एक विषम राशि है, विषम राशि है, अगर प्लैनेट 0 to 6 है तो वो बाल्यावस्था में है, वो भी बच्चा है। अगर 6 to 12 डिग्री में है तो वो कुमारावस्था में है। अगर वो 12 to 18 में है तो वो युवावस्था में है, उसके पास पूरी जान है। अगर वो 18 to 24 में है तो उसके पास वो वृद्ध अवस्था में है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। 24 to 30 में है तो वो मृत अवस्था में है। मृत मतलब पावर तो बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। इस चीज को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं ऑड में, और यही चीज इवन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे,
24 to 30 में ये बाल्यावस्था में होंगे, इवन राशि की बात कर रहा हूं मैं। ये कुमार अवस्था में होंगे 18 to 24 में। 12 to 18 में ये युवा अवस्था में होंगे। इसमें ये होंगे वृद्ध अवस्था में और इसमें होंगे ये मृत अवस्था में। तो जो आपका ऑड के लिए मैंने फॉर्मेट बोला है उसका बिल्कुल वाइस वर्सा इवन के लिए है। इतना सा आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सूर्य उच्च मेष राशि में हुए, लेकिन किस नक्षत्र में हुए? वो है अश्विनी नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि सूर्यदेव केतु के नक्षत्र में ही क्यों उच्च हुए। आपका फर्स्ट रीजन जो है कि केतु के नक्षत्र में उच्च होने का सबसे पहला कारण, अगर आप अंगीरा कुंडली को समझते हो तो अंगीरा कुंडली ये कहती है कि सूर्य जो है उसको उच्च करने का काम केतु करता है। सेम लाल किताब भी यही कहती है कि सूर्य अगर केतु लगन में है तो सूर्य उच्च हो जाएगा। ये एक फॉर्मेट जो लाल किताब ने दिया है, ये फॉर्मेट एक तरह से नक्षत्र और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझकर ही बनाया गया है। सूर्यदेव उच्च केतु के नक्षत्र में होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है। सूर्य और शुक्र की आपस में नहीं बनती, इसलिए सूर्य देव अगर भरणी नक्षत्र में है तो आपका उच्च का रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र देव और सूर्य देव आपस में शत्रु हैं। साथ ही साथ आप कृतिका नक्षत्र को समझे। कृतिका नक्षत्र स्टार्ट कब से होगा मेष राशि में? 26.4 to 30 डिग्री कृतिका नक्षत्र का सिर्फ एक चरण आता है और एक चरण इस डिग्री पर है। अगर सूर्यदेव इस डिग्री में आ गए तो सूर्यदेव मित हो गए, जो कि मैंने अभी सम और विषम राशि से समझाया, लाइफ स्पैन से समझाया कि अगर सूर्यदेव इस डिग्री के अंदर आ गए तो सूर्यदेव मृत हो गए। तो सूर्यदेव इस कारण कृतिका नक्षत्र में उच्च का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सूर्यदेव का उच्च का रिजल्ट आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर ही ले सकते हो। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, अभी गंडमूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। हमें ये पढ़ाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कि फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, ये दोनों चरण गंडमूल नक्षत्र के खराब होते हैं। पहला चरण पिता के लिए हानिकारक होगा, दूसरा चरण माता के लिए हानिकारक होगा। यही समझाते हैं गंडमूल नक्षत्र में। और तीसरा और चौथा जो चरण होगा वो हमारे लिए बहुत शुभदायक होंगे। सूर्यदेव उच्च अश्विनी नक्षत्र में होते हैं और अश्विनी नक्षत्र में किस डिग्री पे होंगे सूर्यदेव? तो उच्च होंगे। अगर आपके सूर्यदेव मेष राशि में है और सूर्यदेव की डिग्री है 6.4 to 13.2, इसके अगर बीच में सूर्यदेव की डिग्री आती है तो ही आपके सूर्यदेव उच्च का रिजल्ट आपको देंगे, अदरवाइज सूर्यदेव आपको उच्च का रिजल्ट नहीं देंगे। सिंपल सी थ्योरी। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। परमोअंश क्या है सूर्यदेव का? वो है 10। सूर्यदेव अगर क्लोज टू 10 डिग्री हैं तो सूर्यदेव उच्च का रिजल्ट देते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले दूसरे पेज पर ही लिखा होगा। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है तो हर एक एस्ट्रोलॉजी की बुक में पहले दूसरे पेज पे ही लिखा होता है कि सूर्यदेव किस राशि में उच्च है, किस डिग्री पे होंगे तो ये उनका परमोअंश है, इसी डिग्री पे ये उच्च होंगे, ये लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इसी राशि में नीच के होते हैं। अब शनिदेव इस राशि में कौन से नक्षत्र में नीच होंगे? शनिदेव का परमोअंश क्या है? शनिदेव का परमोअंश है 20। अश्विनी नक्षत्र का 0 to 3.2, भरणी नक्षत्र का 3.2 to 26.4।
कहने का तात्पर्य यह है कि शनि देव आपके मेष राशि में अगर भरणी नक्षत्र में है तो शनि देव आपको नीच का रिजल्ट देंगे ही देंगे। अब अंगीरा ज्योतिष साथ ही साथ आपकी लाल किताब ये तो कहती है कि शनि और शुक्र तो मियां बीबी है, शनि और शुक्र तो आपस में बहुत खुश रहते हैं, शनि और शुक्र तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मित्र हैं आपस में। अब ये थ्योरी तो चेंज हो गई। थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है। अगर लाल किताब से ही मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, वो ये है, शनि देव के कुर्बानी का बकरा कौन है? शुक्र देव। अगर शनि देव को कहीं से भी मार लग रही है तो शनि देव क्या करते हैं? अपनी जगह शुक्र देव को रिप्लेस कर देते हैं। इस कारणवश शुक्र देव जो है, मतलब शनि देव अगर खराब हो गए तो शनि देव ने कमी किसके रिजल्ट में करनी है? शुक्र देव की। तो शनि देव अगर नीच होंगे तो किसके रिजल्ट में कमी करेंगे? शुक्र देव की। इसलिए लाल किताब में कोई भी चीज इनडायरेक्टली नहीं दी गई। नक्षत्र, वैदिक, पता नहीं कितनी चीजों का जूस ना लाल किताब में आपको परोसा गया है, जिसे लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं। लाल किताब बहुत मुश्किल है अगर लाल किताब को अच्छी तरह से समझा जाए। इसी सेम बिहाफ पे शनि देव को शुक्र देव की बलि देनी होती है कुर्बानी के बकरे के तौर पर। उसमें हम ये कहते हैं कि जो शुक्र देव हैं आपके, वो आपको बैड रिजल्ट देंगे। जब भी शनि खराब होगा तो शनि नीच होगा तो शनि देव शुक्र देव की राशि मतलब नक्षत्र में ही नीच होंगे। अब शनिदेव कृतिका नक्षत्र में भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शनिदेव अश्विनी नक्षत्र में आ गए तो शनिदेव के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, तो शनिदेव आपको फुली नीच का रिजल्ट नहीं दे सकते। साथ ही साथ एक और चीज के बारे में बात करें, शनि अब नीच है, कृतिका नक्षत्र में हो गए तो आपके ये शनि नीच ना मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, इसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अब जैसे शनि भरणी नक्षत्र में है, इस शनि नीच का रिजल्ट क्या आएगा वो अलग है। अब इसमें आगे चरण भी है, भरणी नक्षत्र के आगे चरण भी है। अब जैसे मान लेते हैं हम भरणी नक्षत्र के चरण की बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र के 4 चरण हैं, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्र, ये चारों चरण के मालिक है। शनि नीच है भरणी नक्षत्र में, क्लोज किस पे होगा? शुक्र पे ही होगा। शनि नीच है भरणी नक्षत्र में, नीच कौन से चरण में हो रहा है? शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के चरण में ही नीच हो रहा है। अब यहां शनि को पता है कि शनि ने किस किस जगह पर मैलेफिक इफेक्ट देना है, लेकिन मान लीजिए शनि भरणी नक्षत्र में है और शनि यहां आ जाए तो शनि अब चेंज कर देगा कि मुझे किस जगह पर मैलेफिक इफेक्ट देना है। बुध में आ जाए तो चेंज हो जाएगा, राहु में आ जाए, चंद्र में आ जाए तो और चेंज हो जाएगा। शनि का नक्षत्र के चरण वाइज भी बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि ये किस चीज पर मैलेफिक इफेक्ट देंगे। आज हम इतनी डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वरना बहुत ही लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, इजी रखेंगे इसे। अभी हमने ये समझा कि आपके जो सूर्य देव उच्च मेष राशि में हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और किस नक्षत्र में हो रहे हैं। शनि देव मेष राशि में नीच हुए तो क्यों हुए, भरणी नक्षत्र में ही क्यों हुए, लाल किताब में शनि और शुक्र का संबंध जो हमें पढ़ाया गया वो क्यों पढ़ाया गया, और अंगीरा ज्योतिष में जो हम बोलते हैं ये शनि शुक्र की युति, इसे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमारे नए कोर्सेज 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं। पहले कोर्स का नाम है अंगीरा ज्योतिष, दूसरे कोर्स का नाम है लाल किताब कंप्लीट कोर्स, इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। थर्ड इज़ लाल किताब ग्रामर कोर्स, इसमें हमारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। बुक योर सीट्स नाउ। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च होता है।
जो हमारी वृषभ राशि है, मतलब हम बोलेंगे जो हमारे चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव किस राशि में उच्च होते हैं? चंद्रदेव उच्च होते हैं हमारे वृष राशि में। अब चंद्रदेव वृष राशि में कौन से नक्षत्र है? वृष राशि में भी 3 नक्षत्र आएंगे। पहला तो कृतिका ही है, रोहिणी एंड मृगशिरा। अब कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, कृतिका को रूल करते हैं सूर्यदेव, रोहिणी को रूल करते हैं चंद्रदेव और मृगशिरा को मंगलदेव। अब चंद्रदेव का परमो अंश क्या है? वो है 3। अभी यहां हम 2-3 और लिख लेते हैं कि सभी को एक साथ करते रहेंगे। राहु देव भी वृषभ राशि में ही उच्च होते हैं और केतु देव जो हैं वो वृषभ में नीच के होते हैं, वो वृषभ में नीच के होते हैं। केतु नीच होगा यहां, राहुदेव उच्च के होंगे। राहुदेव 14 डिग्री पर उच्च होते हैं, केतुदेव भी 14 डिग्री पर ही उच्च या नीच होंगे। चंद्रदेव 3 डिग्री, मतलब सूर्यदेव के, मतलब कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, और मृगशिरा नक्षत्र, जो आपका मृगशिरा नक्षत्र है 10, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आपके वृषभ राशि में आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको सिंपल समझना है कि चंद्रदेव सूर्यदेव के साथ ही उच्च होंगे, मतलब कृतिका नक्षत्र में ही उच्च होंगे। ऐसा क्यों? इसका भी कुछ पर्टिकुलर कारण है। ये कारण ये है कि दोबारा से मैं अगर लाल किताब से ही समझाता हूँ, बड़े इजी रहेगा आप लोगों को, क्योंकि अंगीरा ज्योतिष बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। कृतिका नक्षत्र के हम बारे में बात करेंगे तो वो यही है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव के पास अपना तो कुछ भी नहीं है। सूर्यदेव रोशनी दे रहे हैं चंद्रदेव को, सूर्यदेव के कारण ही चंद्रदेव का अस्तित्व है, वरना चंद्रदेव का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। चंद्र उच्च किसमें होना चाहिए था? सूर्यदेव में, क्योंकि सूर्यदेव के कारण ही चंद्रदेव का अस्तित्व है। इसलिए चंद्रदेव अगर उच्च होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका नक्षत्र में होंगे, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव उच्च नहीं होते। हालांकि चंद्रदेव का उच्च, मतलब चंद्रदेव की अपने ही नक्षत्र में चंद्रदेव उच्च नहीं हो रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में उच्च हो रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज, चंद्रदेव आपके वृष राशि में कृतिका में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, रोहिणी में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन मृगशिरा में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। इसका कारण है नेचर ऑफ प्लैनेट्स। चंद्र है वाटर, मंगल है फायर, वो नेचर आपस में कभी मैच नहीं होती। इसके कारण चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। चंद्रदेव अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव अगर कृतिका नक्षत्र में है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और चंद्रदेव उच्च किस नक्षत्र में होंगे सर? मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए चंद्रदेव का, तो चंद्रदेव अगर कृतिका नक्षत्र में है, वो ही व्यक्ति का चंद्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसमें पर्टिकुलर बोलूं तो मैं, अगर वो कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में है, कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में है, तो चंद्रदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। राहुदेव 14th डिग्री पे उच्च हो रहे हैं, मतलब रोहिणी नक्षत्र में राहुदेव उच्च हो रहे हैं, और रोहिणी नक्षत्र में ही केतुदेव नीच हो रहे हैं। लाल किताब की थ्योरी, चंद्रदेव को ग्रहण कौन लगाता है? केतुदेव। चंद्र को ग्रहण किससे लगता है? केतु से। और राहु को ग्रहण किससे लगता है? सॉरी, सूर्य को ग्रहण किससे लगता है? राहु से।
ये सिंपल सी लाल किताब की एक जर्नल सा ग्रामर है। इस कारणवश ये थ्योरी के कारण, ये थ्योरी समझाने के कारण लाल किताब में चंद्र और केतु को आपस में शत्रु बताया गया है, और जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम मानते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग केतु नीच किस में हुआ? रोहिणी नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में। राहु उच्च किस में हुआ? चंद्र के नक्षत्र में। राहु उच्च चंद्र के नक्षत्र में इसलिए हुआ, राहु जो है वो है हमारा हाथी। हाथी जो है उसे सबसे प्रिय जो है वो है पानी, पानी में खेलना। वो राहु को, मतलब हाथी को सबसे ज्यादा पसंद है। इस कारणवश राहु उच्च रोहिणी नक्षत्र में होता है। इसके बाद हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीजों में आप एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जो मैंने आपको उस समय बताई, लाइफ स्पैन की। इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना। अब इस राशि में अगर हम बोले तो 0 to 6 अगर प्लैनेट आ जाता है तो वो क्या होगा? मृत होगा। मैंने बोला वो क्या होगा? सॉरी, वो क्या होगा? 0 to 6, हाँ जी, 0 to 6 आ जाता है तो मृत होगा, ठीक है। और 6 to 12 होगा अगर, तो वो वृद्ध अवस्था में होगा, क्योंकि ये हमने बोला ऑड का बिल्कुल अपोजिट, वाइस वर्सा इवन में आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग, इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, चंद्रदेव अगर 3 डिग्री के आते हैं तो चंद्रदेव तो मृत हुए। चंद्रदेव तो मृत हुए, क्योंकि ये चीज मैंने ही समझाई थी, इसीलिए मैं ये चीज समझाई। और चंद्रदेव को 3 डिग्री लिख के अब इसे 2 मिनट समझ लेते हैं। चंद्रदेव क्या है? हमारे मन के कारण है। चंद्रदेव हमारे मन के कारक है। अगर हमारा मन मर जाए, मतलब मृत हो जाए डिग्री वाइज, जो कि मैं कह रहा हूं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है अगर हमारा मन किसी भी चीज को नहीं चाहता है, हर एक चीज से मन ही उठ गया है। उसका तात्पर्य ये होता है कि अब उसे कोई और डिजायर नहीं है उसके दिल में। इसका तात्पर्य, ये मृत का तात्पर्य यहां ये है, ना कि दूसरे वाला मृत है। इसे समझे। इवन के जो मैंने ये बोला 0 to 6 और ऑड के 0 to 6 में फर्क है। अगर इवन में कोई मृत हो रहा है तो वो अच्छा है। इवन में अगर कोई बाल्यावस्था में है तो वो अच्छा है। लेकिन अगर इवन में कोई पावर में आ जाए, स्पेशली इसमें कौन सा लाइफ स्पैन खराब है, वो है 12 to 18, जो हमारी युवावस्था का पीरियड आएगा, वो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इवन राशि में अगर कोई आ जाता है, उस ग्रह से हमें डरने की जरूरत है। ऑड में अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में आता है, या कुमार अवस्था में आता है, या युवा में आता है, या वृद्ध में आता है, तो हमारे लिए अच्छा है। अगर ऑड में, बाल्य में या मृत में आए तो वो हमारे लिए खराब है। इवन में कोई बाल्य और मृत में आए तो वो हमारे लिए अच्छा है। सिंपल सी थ्योरी, इसलिए मुझे ये इसका संबंध इससे आपको समझाना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं, वृषभ राशि भी खत्म। इसके बाद जो हमारे पास अगली राशि है वो है मिथुन में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता। इसके बाद आता है हमारे पास जुपिटर। जुपिटर हमारा कर्क राशि में उच्च होता है। जुपिटर जो है वो हमारा कर्क राशि में उच्च होता है, और मंगल जो है वो हमारे कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो अब इन दोनों ग्रहों को 2 मिनट हम समझ लेते हैं। जुपिटर जो है वो हमारा कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और मंगल जो है वो हमारे कर्क राशि में नीच के होते हैं। अब
जुपिटर का परमोअंश जो है वो है 5 और मंगल का जो परमोअंश है वो है 28। परमोअंश का मतलब होता है कि इसी डिग्री के क्लोज में ये उच्च होगा और इसी डिग्री के क्लोज में ये नीच होगा। सिंपल सा मीनिंग। तो कर्क राशि की अगर हम बारे में बात करें तो कर्क राशि में भी हमारे 3 नक्षत्र आएंगे। कर्क राशि में भी हमारे 3 ही नक्षत्र आने वाले हैं। कौन से 3 नक्षत्र? पुनर्वासु, पुष्य एंड पुष्य के बाद आपका कौन सा हो गया? अश्लेषा नक्षत्र। पूर्णवासु नक्षत्र किसका है? पूर्णवासु जो हमारा नक्षत्र है वो है हमारा गुरु का नक्षत्र। पुष्य जो नक्षत्र है वो हमारा शनि का नक्षत्र है और अश्लेषा जो नक्षत्र है ये हमारा बुध का नक्षत्र। मैंने ये बोला जो हमारा जुपिटर है वो हमारा कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च होगा। तात्पर्य वो शनि के नक्षत्र में उच्च होगा, क्योंकि इसका यहां 1 चरण आएगा, पूर्णवासु का 1 चरण आएगा, इसके 4 चरण आएंगे और इसके भी 4 आएंगे। 2.3, 13.2 एंड 13.2। हाँ जी, पूर्णवासु का 1, पुष्य के 4 नक्षत्र आएंगे। जुपिटर जो है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में उच्च होगा। इसका कारण है, लाल किताब क्या कहती है? गुरु और शनि ये आपस में गुरु चेला है। अगर गुरु खराब तो शनि खराब, शनि ठीक तो गुरु ठीक। मतलब इन दोनों का संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देती है लाल किताब। सिंपल सी एक चीज है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण, गुरु एंड शनि के आपस में मित्र होने के कारण, जुपिटर जो है हमारा उच्च किस में होगा? पुष्य नक्षत्र में होगा। बुध के बारे में बात, मतलब मंगल के बारे में बात करें, मंगल किस के नक्षत्र में नीच होगा? अश्लेषा किसका नक्षत्र होता है? ये है बुध का नक्षत्र। मंगल देव जो है वो बुध के नक्षत्र में नीच के होंगे। ऐसा क्यों? अंगीरा कुंडली ये कहती है कि मंगल और बुध का कहीं भी आपस में संबंध बन जाए, अगर वो स्ट्राइक पे हैं, मतलब स्ट्राइक का मतलब एक अंगीरा कुंडली की ही टर्म मैं एक तरह से समझाऊं, एनक्लोज्ड विद 5 डिग्रीज, मतलब 5 डिग्री के अंतर का ही फेर है मंगल और बुध में। मतलब हम बोलते हैं प्योर कंजंक्शन है मंगल और बुध की। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गरीब ही होगा, हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रह सकती, साथ ही साथ वेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी अगर ये प्योर कंजंक्शन है। अदरवाइज बहुत बार ये कंजंक्शन भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर ये उस घर में है जिस घर में ये दोनों प्लैनेट स्ट्राइक पे नहीं है और मंगल और बुध दोनों अपने हिसाब से बहुत अच्छे बैठे हैं, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। अगर ये स्ट्राइक पर हैं, मतलब क्लोज एंड क्लोज टू 5 डिग्रीज पर हैं, प्योर कंजंक्शन है, तो ये मंगल और बुध आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। लाल किताब के अनुसार अगर हम इसे समझें तो मंगल और बुध की युति शनि नीच बनाती है। शनि नीच मंगल और बुध की युति में ही बनता है। साथ ही साथ मंगल और बुध की युति शनि नीच, मतलब राहु स्वभाव शनि नीच। ये तात्पर्य है लाल किताब के अकॉर्डिंग मंगल और बुध के अकॉर्डिंग। अब सिंपल सी एक चीज है, इस कारणवश मंगल अगर आपको नीच का रिजल्ट दे रहा है तो वो अश्लेषा नक्षत्र में ही देगा।
साथ ही साथ मंगल अगर पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, तो मंगल की जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाएगी। मंगल पूर्णवासु नक्षत्र में है तो आपको शायद नीच का रिजल्ट दे ही ना। तो नक्षत्र प्लैनेट्स के रिजल्ट कितना चेंज कर देते हैं। एक प्लैनेट किस नक्षत्र पे चल रहा है, अभी सिर्फ इससे रिलेटेड बात हो रही है, किस चरण पर है, किस उसका सबलॉर्ड क्या है, उसका सब लॉर्ड क्या है, उस तक अगर आप पहुंच जाएं तो एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। लेकिन वहां तक जाने में एक जन्म में तो वो संभव अगर कोई कर दे तो वो महापुरुष है। अगर मैं आप लोगों को बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूं कि ये थ्योरी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये थ्योरी इतनी इजीली समझ नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर मेन जो ग्रामर है एस्ट्रोलॉजी की वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो अगर मुझे बिल्कुल इजीली समझाना है तो आप ये समझें कि सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, इनके कुछ परमोवंश हैं कि ये इसी डिग्री पर उच्च होंगे, इसी डिग्री पर नीच होंगे। अगर आपको नक्षत्र समझना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि याद भी करने पड़ेंगे नक्षत्र, तब आपको याद रहेगा कि अच्छा ये हस्त में आ गया। हस्त किसका नक्षत्र है? चंद्र का नक्षत्र है। वो अगर आपको याद नहीं है तो हर एक चीज, ये सारी चीज जो भी पढ़ाई है सारी वेस्ट है। इसलिए इजी वे क्या है, सूर्यदेव 10 डिग्री का परमोवंश है। अगर सूर्यदेव 10 डिग्री पर है तो सूर्यदेव आपको उच्च का रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव 10 डिग्री पर हैं तुला राशि में तो सूर्यदेव आपको नीच का रिजल्ट देंगे। चंद्रदेव अगर 3 डिग्री पर हैं तो यह उच्च या नीच का रिजल्ट देंगे। मंगलदेव अगर 28 डिग्री पर हैं तो ये आपको उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। बुधदेव अगर आपके 14th डिग्री पर हैं तो ही ये आपको उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। राहुदेव अगर 14th डिग्री पर हैं तो ही ये आपको उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। केतुदेव अगर 14th डिग्री पर हैं तो ही ये उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। जुपिटर अगर 5 डिग्रीज पर हैं तो ही आपको उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव आपके अगर 27 डिग्रीज पर हैं तो ही ये उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे। शनिदेव अगर आपके 20 डिग्री पर हैं तो ही ये आपको उच्च और नीच का रिजल्ट देंगे, अदरवाइज ये आपको उच्च और नीच का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इजी सी फंडा आपको इस चीज को समझने के लिए, और ये सिंपल सी चीज है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कोई भी बुक ले ले, तीसरे या चौथे पेज पर यही चीज लिखी होगी। बड़ी इजी चीज है। हर एक व्यक्ति अगर ये किसी बुक की ना स्टार्टिंग 50 पेजेस जो होते हैं, उस 50 पेजेस पे हर एक एस्ट्रोलॉजी के सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य उन 50 पन्नों के अंदर है। अगर आपको वो 50 पन्ने समझ लिए तो जो बाकी की 100-200 पेजेस हैं वो सारे के सारे पेजेस आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ये इजी फॉर्मेट है पूरी चीज को समझने के लिए। और अगर आपको नक्षत्र वाइज भी समझने हैं तो सिंपल सा है कि सूर्यदेव अगर अपने शत्रु के नक्षत्र में है तो सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्यदेव अगर अपने मित्र के नक्षत्र में है तो सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ही ये सारे प्लैनेट अगर अपने मित्र के नक्षत्र में आते हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वो अपने शत्रु के नक्षत्र पर आते हैं तो वो आपको खराब रिजल्ट देंगे। इसी सेम चीज, ये सेम जो मैंने इतना आपको समझाया, इसी चीज को अगर मैं बहुत वेल मैनर्ड वे में अगर थोड़ा और कॉम्पैक्ट करूं
तो आपको सिर्फ इतना समझना है, ये जो परमवंश लिखे हैं 9 प्लैनेट्स के, ये याद कर लो। आपको उच्च और नीच पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे कि मेरा ये उच्च है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अगर वो उच्च है, इस डिग्री का है, तो वो उच्च का रिजल्ट देगा। अगर वो नीच है, इस डिग्री के हैं, तो वो नीच का रिजल्ट देंगे। सिंपल सी चीज। अंगीरा कुंडली में हम सबसे पहले, मतलब अंगीरा ज्योतिष में हम सबसे पहले ये जो चीजें हैं, जो कि जिसके अंदर सारी एस्ट्रोलॉजी का मेन रहस्य है, वो सबसे पहले बढ़ाते हैं, बाकी सारी चीज बाद में बढ़ाते हैं। इसी कारण मैं दावा देता हूं, अगर कोई व्यक्ति अंगीरा ज्योतिष सीख लेता है मुझसे, अगर वो 2 मिनट से ऊपर कुंडली प्रेडिक्शन में टाइम लगा दे और दुनिया जहां की कोई भी कुंडली उसके सामने रखती हो, कोई भी व्यक्ति अपने सामने उसके सामने कुंडली ले आए और वो व्यक्ति अगर 2 मिनट से ऊपर ज्यादा टाइम लगा दे किसी व्यक्ति के बारे में बताने में, तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। यहां तक का मैं दावा दे रहा हूं। और ये दावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं खुद, ये तो 2 मिनट तो और ज्यादा लिख दिया, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता सकता हूं। और ये चीज के लिए हम थर्सडे लाइव फ्री प्रेडिक्शंस का दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको YouTube पर लिंक दिए जाएंगे कि आपको एनरोल होना है जूम मीटिंग पर, अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करनी है, उसके लिए आपका वेलकम है। कुछ एस्ट्रोलॉजी के गुड रहस्य सीखने हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाए जाएंगे। 2-3 तरह की हमारी जूम मीटिंग्स तैयार होंगी थर्सडे के दिन। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और पेड कोर्सेज तो हमारे चलते ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें उच्च और नीच के रिलेटेड थी। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी, और इस चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं, या फिर व्हाट्सएप हमें करें, या फिर हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में आए और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।